जन सुलभ पुस्तकालय से जुड़े तमाम मित्रों का हार्दिक स्वागत। और साथियों, आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बड़े भाई और आदरणीय सुभाष राय जी। सभी मित्रों की ओर से मैं सुभाष राय जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह अवसर है नरेश सक्सेना जी पर केंद्रित एकाग्र का। हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व ही 16 जनवरी को नरेश सक्सेना जी का जन्मदिन रहा और तमाम पीढ़ियों और विधाओं, अनुशासनों से जुड़े हुए लोग इस अवसर पर उन्हें अलग अलग रूपों में याद करते रहे। उनकी कई कविताओं को बार बार हम लोग पढ़ते हैं, उन्हें उद्धृत करते हैं। एक कवि का जन्मदिन कैसे खास होता है, इसे सोचते हुए हम लोग इस एकाग्र को आयोजित कर रहे हैं। और एक कवि, एक रचनाकार, एक नाटककार, एक फिल्मकार के जीवन के कितने पक्ष हो सकते हैं, इस पर विचार विमर्श करने के लिए इस एकाग्र की रूपरेखा बनी। और इसकी पहली ही कड़ी में उनसे लंबे समय से जुड़े हुए सुभाष राय जी हमारे साथ हैं। सुभाष राय जी उनकी शख्सियत पर और उनकी कविताओं पर निरंतर लिखते रहे। ऐसे में हम लोग आज नरेश सक्सेना जी के जीवन और उनके कवि कर्म से जुड़े कुछ पक्षों पर बातचीत करेंगे और सुभाष राय जी को सुनेंगे। उनकी दृष्टि में नरेश सक्सेना जी किस तरह अपनी एक खास जगह रखते हैं, इसे जानेंगे और समझेंगे। नरेश सक्सेना जी की कई कविताएं काफी चर्चित रही हैं और अपने हिसाब से वे कविताओं को लिखते हैं, उन्हें जीते हैं। कविताओं का या कविताओं के साथ ऐन्द्रिकता का कैसा संबंध है, भाषा और साहित्य के साथ ऐन्द्रिकता किस रूप में आती है, इस पर भी नरेश सक्सेना जी निरंतर विचार करते रहे। अपनी सामान्य सी दिखती, छोटी दिखती कविताओं में वे कैसे कोई बड़ी बात कह जाते हैं, इसे भी हम जानते समझते हैं। बतौर उदाहरण एक छोटी सी कविता मैं यहां पर रख रहा हूं, नरेश सक्सेना जी की अच्छे बच्चे। बाल श्रम पर यह कविता अपनी एक खास जगह रखती है। सीधे कविता सुनते हैं। अच्छे बच्चे, नरेश सक्सेना। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। वे गेंद और गुब्बारे नहीं मांगते, मिठाई नहीं मांगते, जिद नहीं करते और मचलते तो हैं ही नहीं। बड़ों का कहना मानते हैं, वे छोटों का भी कहना मानते। इतने अच्छे होते हैं। इतने अच्छे बच्चों की तलाश में रहते हैं हम, और मिलते ही उन्हें ले आते हैं घर, अक्सर 30 रुपए महीने और खाने पर। संभव है वक्त के साथ यह 30 रुपया 300 रुपए या कुछ 1000 में बदल गए हों, लेकिन आज भी अधिकांश जो समृद्ध तबका है, उनका नजरिया कुछ ऐसा ही है। और उनकी जो अपनी एक शिकारी दृष्टि है, अपने आराम की जुगाड़ में आगे बढ़ते चले जाने की जो एक दृष्टि है, उसे किस रूप में कवि इन सीधी साधी पंक्तियों में रखता है और सामाजिक यथार्थ के विद्रूप को कैसे हमारे सामने ले आता है, इसे हम समझ सकते हैं। ऐसे बच्चे अलग अलग शहरों में, कस्बों में
महानगरों में हमें दिख जाएंगे। तो आइए मित्रों, हम सुभाष राय जी को आमंत्रित करते हैं और उनसे नरेश सक्सेना जी के कवि पक्ष पर कुछ सुनते हैं। और दोनों एक शहर से हैं, दोनों का गहरा जुड़ाव है, तो ऐसे में कुछ निजी और साहित्यिक प्रसंग भी आएंगे। बहुत बहुत स्वागत सुभाष राय जी। कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें और माइक को ऑन करें। बहुत धन्यवाद अर्पण कुमार जी, अर्पण कुमार भाई। जनसुलभ पुस्तकालय को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज मुझे नरेश जी पर कुछ बात करने का अवसर दिया है। नरेश जी जिस शहर में रहते हैं, मुझे बहुत गर्व है कि मैं भी उसी शहर में रहता हूँ। और इससे भी बड़ी फख्र की बात यह है कि निरंतर नरेश जी का स्नेह मुझे मिलता रहा है, उनके पास बैठने का अवसर मुझे मिलता रहा है और उन्हें जानने का, उन्हें समझने का अवसर मुझे मिलता रहा है। मैं सबसे पहले नरेश जी को 83 वर्ष पूरे करने पर शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा और ये विश्वास करूँगा, ये उम्मीद करूँगा कि वे 100 वर्ष तक लगातार हम जैसे लोगों का मार्गदर्शन करें और उन लोगों का भी जो कविता के प्रति प्रेम रखते हैं, जो कविता लिखते हैं, करते हैं, उन सब को दिशा दिखाते रहें, उन सब का मार्गदर्शन करते रहें। नरेश जी पर कुछ बात करने से पहले मैं थोड़ा पीछे लौटना चाहूँगा। मैं याद करना चाहूँगा जब मैं लखनऊ आया था। लखनऊ आने के पहले मुझे मेरा कवि रूप भी विस्मृत था। मैं नहीं जानता था कि मैं कविताएं लिख सकता हूँ, अच्छी कविताएं लिख सकता हूँ। लेकिन लखनऊ आने के बाद अचानक एक दिन जब मैं अपने अखबार की योजनाएं बना रहा था, अपने ऑफिस में बैठे हुए एक संकल्प के साथ मैं लखनऊ आया था, यह सोचकर कि एक अलग तरह का अखबार निकालूंगा। अलग तरह का अखबार का मतलब कि ऐसा अखबार जिसमें साहित्य हो, जिसमें संस्कृति हो, जिसमें कला हो। बहुत कठिन था, यह सोचना भी कठिन था, क्योंकि बाजार धीरे धीरे सारे अखबारों पर, अखबार मालिकों पर जिस तरह हावी हो रहा था, उसमें यह सोचना भी मुश्किल था कि मैं ऐसा कोई अखबार निकालूंगा जिसमें साहित्य, कला और संस्कृति को प्रमुखता दी जाएगी। लेकिन एक संकल्प था और उस संकल्प के साथ मैं लखनऊ आया था। यहाँ आने के बाद वो 2010-11 का समय रहा होगा। यहाँ आने के बाद मैं तमाम लेखकों से, साहित्यकारों से, कलाकारों से विमर्श कर रहा था, बातचीत कर रहा था कि मेरी योजना को कैसे साकार रूप दिया जा सकेगा, मैं कैसे इस योजना को कामयाब बना सकूंगा। इसी क्रम में बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ। मैं जानता था कि इस शहर में नरेश सक्सेना जैसा एक बड़ा कवि रहता है, लेकिन अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। एक दिन अचानक एक आदमी, मेरा दरवाजा सबके लिए खुला रहता था, कभी दरवाजे पर कोई दरवाजा कभी बंद नहीं रहता था, बाहर भी ये निर्देश रहता था कि कोई भी आए तो उसे आने दिया जाए, मिलने दिया जाए। अचानक एक आदमी एक दिन आया, बैठा इस तरह से जैसे कि बहुत दिनों से परिचित हो। शायद नरेश जी ने सुन रखा हो कि एक अखबार यहाँ से शुरू हो रहा है और ऐसा अखबार शुरू हो रहा है जो साहित्य को, कला को, संस्कृति को प्रमुखता देने वाला है। काफी देर तक हमारी उनकी बातें होती रहीं। जब मैं उनसे परिचित नहीं था, जो सज्जन आए हुए थे, मैं उन्हें जानता नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस आत्मीयता के साथ मेरे कमरे में प्रवेश किया, जिस आत्मीयता से बात शुरू की, जिस तरह की बात शुरू की, तो मुझे लगा कि परिचय पूछकर दूरी बढ़ाने का काम मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने कोई परिचय नहीं पूछा। मैं काफी देर तक बातचीत करता रहा। बहुत सारी चीजें समझने को मिली, बहुत सारी चीजें जानने को मिली। मैं कैसे अपनी योजना को आगे बढ़ाऊंगा, इस बारे में बहुत सी जानकारी उस व्यक्ति ने दी। जाते जाते मैंने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं नरेश
सक्सेना हो। मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, बहुत सम्मान जो मैं दे सकता था मैंने वैसा सम्मान उनको दिया, और फिर मैं लगातार नरेश जी से मिलने लगा। नरेश जी से कविता के बारे में, कविता के गुर के बारे में, कविता कैसे लिखी जाती है, कैसे रची जाती है, कैसे बनती है, इन सारी चीजों के बारे में बहुत सारी बातें होती थी। तभी जब नरेश जी से इस तरह मिलना शुरू हुआ, तभी मैंने जाना कि नरेश जी दिन में बहुत देर से उठते हैं। बहुत देर से उठने का कारण है कि रात में बहुत देर तक सोते हैं। रात में देर तक सोते हैं क्यों? रात के बारे में उनकी धारणा बिल्कुल अलग है। जैसे पारंपरिक रूप से हम सब कहते हैं ना कि भाई अंधेरे से उजाले की ओर चलो, पारंपरिक आप तो वाक्य है कि अंधेरे से उजाले की ओर चलो। लेकिन नरेश जी रात को इस तरह नहीं देखते हैं कि अंधेरा कोई बहुत कठिन है या अंधेरा कोई बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। वे अलग तरह से अंधेरे को देखते हैं, रात को देखते हैं। वे कहते हैं कि भाई जब कोई आतताई पीछे पड़ा हो, अंधेरा वैसे तो अंधेरा है, उसमें कुछ दिखता नहीं, लेकिन जब कोई आतताई पीछे पड़ा हो तो अंधेरा ही है जो मदद कर सकता है। अंधेरे में आप छिप सकते हैं, आतताई से बच सकते हैं। आज का समय जैसा है आप जानते हैं, और आतताई पर हमला भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। मुझे कबीर याद आते हैं कि दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए, सुखिया सब संसार है, खावे और सोए। तो ये नरेश जी भी रात भर जैसे कि जागते हैं। जागते हैं किस लिए? कि दूसरों का दुख कम हो सके। कैसे कम हो सके? कि जागते हुए वे निरंतर सोचते रहते हैं कि कैसे समाज को अच्छी दशा और दिशा में ले जाया जा सके। कविताओं के बारे में सोचते रहते हैं। कविताओं के बारे में भी उनकी धारणा यही है कि जब बहुत संकट का समय होता है, बहुत मुसीबत का समय होता है, तो कविताएं साथ होती हैं। ये बहुत कठिन काम अर्पण जी ने मुझे सौंपा है, आपने मुझे सौंपा है कि एक 83 वर्ष के ऐसे नौजवान के बारे में मुझे बात करने का दायित्व आपने दिया है, जो लगातार 60 वर्षों से लिख रहा है, जो लगातार 3 पीढ़ियों को जिसने प्रभावित किया है, अपने समय की पीढ़ी, अपने बाद की पीढ़ी, और मैं कहूँगा कि 21वीं सदी की जो नए बच्चों की, नए कवियों की जो पीढ़ी आई है, सब लोग नरेश जी से मुतासिर हैं, सब लोग उनसे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। अब एक कविता मैं सुनाऊं तो आप कहेंगे कि भाई ये युवा कवि जिस तरह लिखना चाहते हैं या जिस तरह लिख सकते हैं, नरेश जी कहाँ कम हैं इन युवा कवियों से। मैं तो ये मानता हूं कि 83 वर्ष में भी वे पूरे युवा हैं, वे पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हैं, पूरी शक्ति के साथ काम करते हैं, और शब्दों को भी उसी तरह बरतते हैं जिस तरह वो अपनी पूरी शक्ति से धमाके कर सके। एक कविता है सीढ़ी। मुझे एक सीढ़ी की तलाश है, सीढ़ी दीवार पर चढ़ने के लिए नहीं बल्कि नींव में उतरने के लिए। मुझे एक सीढ़ी की तलाश है, सीढ़ी दीवार पर चढ़ने के लिए नहीं बल्कि नींव में उतरने के लिए। मैं किले को जीतना नहीं, उसे ध्वस्त कर देना चाहता हूं। मैंने ऐसी सारी संरचनाएं, किला क्या है? किला शोषण का प्रतीक है, किला दमन का प्रतीक है, किला अत्याचार का प्रतीक है। तो ऐसी सारी संरचनाएं जहां कहीं भी हैं, नरेश जी का संकल्प है, उनकी कविताएं बोलती हैं कि कवि उन्हें ध्वस्त कर देना चाहता है, उन्हें जीतना नहीं चाहता। जीत के हम क्या करेंगे? हम उसी तरह की संरचनाएं फिर बना देंगे, फिर उसी तरह की संरचनाएं खड़ी कर देंगे, फिर उसी तरह की संरचनाओं को मदद पहुंचाएंगे। इसलिए ऐसी सारी संरचनाएं जो शोषण करती हैं, जो दमन करती हैं, जो अत्याचार करती हैं, उन्हें नष्ट करना ही अभिष्ट है, उन्हें समाप्त करना ही अभिष्ट है। तो ये 83 वर्ष के जवान की ही तो कविता है, शायद पहले लिखी गई होगी, लेकिन ऐसी कविताएं अब भी नरेश जी लिखते रहते हैं, सुनाते रहते हैं।
मैं जब बहुत गहराई से परिचित हुआ नरेश जी पर, तो हमारा जो साप्ताहिक परिशिष्ट जनसंदेश टाइम्स का होता था, तो उसमें एक संपादकीय अग्रलेख मैंने नरेश जी पर लिखा। मैं अक्सर ऐसे विषयों पर अग्रलेख लिखा करता था अपने अखबार में जो साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े हुए हों। कई बार बड़े साहित्यकारों पर भी मैं उसमें अग्रलेख लिखा करता था। तो नरेश जी से परिचय की बात लगा कि यह कोई मामूली यह केवल कवि ही नहीं है, यह व्यक्ति कोई बड़ा कवि ही नहीं है, इसके अंदर तो बांसुरी भी है, इसके अंदर तो मुंह से बजने वाला वो उपकरण, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो भी है, इसके अंदर तो सिनेमा भी है, इसके अंदर तो कला की सारी विधाएं, माने एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कवि जिसके व्यक्तित्व में कला की सारी विधाएं एक 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 संगमन करती हूँ, एक निवास करती हूँ, यानी कला की सारी विधाओं में जिस व्यक्ति की निष्णातता है, ऐसा व्यक्ति नरेश सक्सेना। तो मैंने नरेश जी पर एक संपादकीय लिखा, उसका शीर्षक था नरेश कविता और बांसुरी। आप जानते हैं कि नरेश जी कितनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं, आप जानते हैं कि कितना सुंदर माउथ ऑर्गन बजाते हैं। अब तो उनके फेफड़े में, वही कहते हैं कि मेरे फेफड़े में हवा थोड़ी कम हो गई है, इसलिए मैं पहले जैसी बांसुरी नहीं बजा पाता हूँ, लेकिन अब भी जब कभी प्यार से कोई आग्रह करता है तो नरेश जी बांसुरी बजाते हैं और माउथ ऑर्गन भी बजाते हैं, और बहुत सुंदर गानों पर वे बजाते हैं। एक तो ये काम किया हमने, और बाद में इस लेख का और विस्तार किया, और वो विस्तृत लेख हमारी अभी जो पुस्तक आई है अंधेरे के पार, उस पुस्तक में संकलित है। बीच में, क्योंकि आप सब जानते होंगे, जो भी मेरे श्रोता मित्र यहाँ हैं, उनके प्रति भी मैं अभिवादन जाहिर करना चाहूँगा, उनको भी नमस्कार करना चाहूँगा। वे सारे लोग ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं नरेश जी के बारे में कि नरेश जी कविता को लेकर बिल्कुल अलग दृष्टिकोण रखते हैं, कविता की परिभाषा बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। जैसे हम सब कविता के बारे में सोचते हैं, वैसा ही नरेश जी नहीं सोचते हैं। नरेश जी कहते हैं कि कविता शब्दों में खोज है, यानी कि कोई ऐसी बात कही जाए, कोई ऐसी बात कविता में आए जो अब तक कही ना गई हो। वे बातचीत में जब इसको और इलाबोरेट करते हैं तो वे कहते हैं कि जैसे तस्वीर, एक फ्रेम में एक तस्वीर है, तस्वीर तो दिखाई पड़ रही है, आपको सामने से तस्वीर दिखाई पड़ रही है, लेकिन तस्वीर के पीछे भी तो हलचल है ना। तस्वीर के पीछे क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं कि उसके पीछे कितनी दूर तक कैसी कैसी हलचलें हैं? तो कविता उन तस्वीर, एक फ्रेम के पीछे की जो हलचलें होती हैं, जो सामान्य रूप से हमें दिखाई पड़ता है, जैसे निराला जी ने कहा कि मैं कवि हूं, पाया है प्रकाश, यानी कि कवि के भीतर एक अलग तरह का प्रकाश होता है, एक प्रकाश होता है जो चीजों को, दबी हुई छिपी हुई चीजों को ढूंढ लेता है, वहां तक पहुंच जाता है जहां सामान्य तौर पर बुद्धि नहीं पहुंचती। या कभी कभी कहा जाता है ना कि वे कवि तो वहां भी पहुंच जाता है जहां रवि और शशि भी नहीं पहुंचते, सूरज भी नहीं पहुंचता, यानी सामान्य रोशनी जहां तक नहीं पहुंचती है, वहां तक कवि के अंदर का जो प्रकाश होता है वो आसानी से वहां तक पहुंच जाता है। तो नरेश जी कहते हैं कि इस तरह जो चीजें हैं लेकिन जानी नहीं गई हैं, जिनको कोई जानता नहीं है, उसकी खोज कविता में करते हैं। जैसे विज्ञान की जो खोजें आपके सामने आ गई हैं, उनके बारे में आप जानते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सूरज उगता है, उसकी रोशनी कैसे हमारे पास तक आती है, पृथ्वी कैसे सूर्य के चक्कर लगाती है, तमाम चीजें, बल्ब कैसे जलता है किन परिस्थितियों में, ये तमाम जो भौतिक विज्ञान की सामान्य जानकारियां हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन विज्ञान के लिए भी चुनौती होती है। जहां तक जाना हुआ है वहां तक तो उजाला है, वहां तक तो सब चीजें दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन उस उजाले की सीमा के पार विज्ञान के लिए भी अंधेरा है। विज्ञान भी निरंतर कुछ नया खोजता रहता है, कुछ नया जानने की कोशिश
करता रहता है, कुछ नई परिकल्पनाएं करता रहता है और उन पर काम करता रहता है। जब कोई नई चीज आती है जो हमारे लिए अभी तक दुरूह थी, जिसके बारे में हम नहीं समझ पा रहे थे, जैसे विज्ञान उस चीज को खोजता है, उसको हमारे सामने लाता है, वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। इसी तरह नरेश जी का कहना है कि कभी भी अपनी कविता में बिल्कुल वैज्ञानिक की तरह कुछ नया खोजता है, कुछ नया जो है तो लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, जो है तो लेकिन हम जानते नहीं, जो है तो लेकिन हमने कभी महसूस नहीं किया है। इसीलिए जब आप नरेश जी की कविताएं पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए रोमांचित हो जाते, अरे ये कवि ने क्या कह दिया। नदी पार करने से पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। पुल पार करने से नदी पार नहीं होती। आम तौर पे तो आदमी यही समझता है ना कि भाई पुल पार कर लिया तो नदी के उस पार चले गए, नदी को भी पार कर लिया। लेकिन नरेश जी नहीं, नरेश जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। पुल पार करने से तो लोहा लंगड़ पार होता है यार, नदी पार करने के लिए तो नदी में धंसना पड़ेगा। तो कविता की जिस तरह वो अलग ढंग की परिभाषा करते हैं, अलग ढंग से उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगा, मैं हो सकता है कि कुछ मामलों पर नरेश जी से सहमत ना भी रहा हूं, तो भी मुझे लगा कि ये कवि जिस तरह कविता के बारे में बात कर रहा है, उसी तरह की कविताएं भी है उनके पास, तो बात करनी चाहिए। तो मैं और मैंने नरेश जी से एक प्रस्ताव किया कि मैं आपकी कविता की दृष्टि पर बात करना चाहता हूँ आपसे। आप कविता के बारे में किस तरह सोचते हैं, कविता को अन्य कलाओं से कैसे जोड़ते हैं, कविता कैसे मुकम्मल कविता बनती है, इस पर आपकी जो भी दृष्टि है, इन सारी चीजों पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, विस्तार से बात करना चाहता हूं। नरेश जी तैयार हो गए, और नरेश जी जब तैयार हो गए तो हम लोगों ने बातचीत शुरू की। और आपको आश्चर्य होगा कि 10-12 बैठकें, लंबी बैठकें मैंने नरेश जी के साथ की, और उन बैठकों में काफी कुछ सामग्री मेरे पास इकट्ठी हुई, जो नरेश जी ने कविता के बारे में, कला के बारे में, सिनेमा के बारे में, या जब नरेश जी बात करते हैं तो आप देखते होंगे, आपने बहुत बार सुना होगा कि वे बात करते हुए कहाँ कहाँ ज्ञान की किन किन शाखाओं में प्रवेश कर जाते हैं, कहाँ कहाँ की बात ले आते हैं, हम सामान्य ढंग से हम अंदाजा नहीं लगा सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। तो नरेश जी से जो मैंने बातचीत की, उस बातचीत में बहुत सारा विषयांतर भी है मैं कहूँगा, लेकिन वो विषयांतर होते हुए भी कहीं ना कहीं कविता से जुड़ा हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात हमारी पूरी हो जाती, ये योजना थी कि पुस्तक के रूप में उसे ले आया जाए, तो ये बात हमारी पूरी हो जाती, लेकिन इसी बीच कोरोना महामारी आ टपकी और सबका निकलना, घूमना, टहलना, मिलना जुलना सब बंद हो गया। मनुष्य नहीं रह गया, जानवर की तरह अपने घरों में बंद हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। एक और बात आप सब जानते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि मैं बीच बीच में कुछ उनकी कविताएं भी सुनाता चलूं। जैसे अंधेरे पर, रात पर मैं बात कर रहा था, तो कि रात जगते हैं नरेश जी, और एकांत रहता है तो एकांत में लिखते हैं। जहाँ वो रहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग वहाँ गए होंगे। अब तो थोड़ी तस्वीर उस कमरे की बदल गई है, लेकिन पहले उस कमरे की तस्वीर बड़ी अद्भुत थी। एक बिस्तर के आधे हिस्से तक किताबें गजी हुई थी, और उसी आधे हिस्से में नरेश जी लेटते थे। शायद उसी आधे हिस्से में वे सोते भी रहे होंगे, यानी किताबों के बगल में वे सोते थे। मैं उस जगह को व्यक्तिगत रूप से उनकी गुफा कहता था, और जब भी वहाँ उनके घर जाता था तो मैं वहाँ पूछता था कि नरेश जी हैं, तो बताया जाता था कि हैं। तो पूछता था कि क्या अपनी गुफा में हैं या छत पर हैं,
तो नहीं अपनी गुफा में हैं। तो मैं उनके पास चला जाता था और फिर देर तक हम लोग बैठते थे, बात करते थे। तो रात में जगने का जो अभ्यास नरेश जी का था, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये सोचना शुरू किया कि क्या रात पर उनकी कुछ कविताएं भी हैं जो उनके इस दृष्टिकोण को कहीं ना कहीं समर्थन करती हैं। तो मुझे उनकी 2 कविताएं मिली, मैं उन्हें सुनाना चाहूंगा आप लोगों को। एक कविता है रात भर। रात भर है, रात भर चलती हैं रेलें, ट्रक ढोते हैं माल रात भर, कारखाने चलते हैं। रात भर चलती हैं रेलें, ट्रक ढोते हैं माल रात भर, कारखाने चलते हैं। कामगार रहते हैं बेहोश, होशमंद करवटें बदलते रहते हैं रात भर। अपराधी सोते हैं, अपराधी सोते हैं। देखिए, रात में जो सामान्य धारणा हमारी है, हमारी आपकी, कि रात में ही अपराधी निकलते हैं और अपराध करते हैं। बचपन में हम लोगों ने इस तरह की धारणा बना ली होगी, क्योंकि रात में ही सेंध इत्यादि लगा करती थी, चोरियां हुआ करती थी। लेकिन नरेश जी कहते हैं कि कामगार रहते हैं बेहोश, होशमंद करवटें बदलते हैं रात भर। अपराधी सोते हैं, अपराधों का कोई संबंध अब अंधेरे से नहीं रहा। अपराधों का कोई संबंध अब अंधेरे से नहीं रहा। सुबह सभी दफ्तर खुलते हैं अपराध के। आप राजनीति को बहुत दिनों से देख रहे हैं। मैं इस कविता को पढ़ते हुए अगर ये बात कहूं कि नरेश जी जैसे उन पर रूपवादी या कलावादी होने का आरोप बहुत सारे लोग लगाते रहे हैं, मैं कहूँगा कि नरेश जी बिल्कुल विशुद्ध राजनीतिक कवि हैं। उनकी सारी कविताएं कहीं ना कहीं राजनीति को संबोधित करती हैं। राजनीति जिस तरह हमारे समाज पर, हमारे घर में छाई हुई है, अब देखिए कहाँ मुक्त हैं आप। राजनीति से जीवन के किसी क्षेत्र में आपको मुक्ति नहीं है। तो यह राजनीति जिस तरह छाई हुई है और ये राजनीति जिस तरह पतित हो गई है, जिस तरह अपराधियों की राजनीति में बदल गई है, तो राजनीति के तो सारे दफ्तर दिन में ही खुलते हैं, तो अपराधियों के भी सारे दफ्तर दिन में ही खुलते हैं, जो नरेश जी कह रहे हैं। तो आजकल तो अपराध सफेद पोश, बल्कि क्या कहना सफेद पोश, यानी अपराध तो दिन दहाड़े ही होता है और बिना किसी डर के होता है। एक और कविता है रात पर नरेश जी की, वो भी मैं सुनाना चाहूंगा। देखता हूं अंधेरे में अंधेरा, लाल रोशनी न होने का अंधेरा नीली रोशनी न होने के अंधेरे से अलग होता है। लाल रोशनी न होने का अंधेरा नीली रोशनी न होने के अंधेरे से अलग होता है। इसी तरह अंधेरा अंधेरे से अलग होता है। अंधेरे को दोस्त बना लेना आसान है, उसे अपने पक्ष में भी किया जा सकता है, सिर्फ उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा रोशनी पर तो हरगिज नहीं, सुनिए, भरोसा रोशनी पर तो हरगिज नहीं। हरी चीजें लाल रोशनी में काली नजर आती हैं। दरअसल चीजें खुद कुछ कम शातिर नहीं होती। दरअसल चीजें खुद कुछ कम शातिर नहीं होती, वे उन रंगों की नहीं दिखती जिन्हें सोख लेती हैं। देखिए यहाँ विज्ञान आया, ये एक विज्ञान का सिद्धांत है कि जिन रंगों को सोख लेती है कोई चीज, उस रंग की नहीं दिखती, बल्कि उन रंगों की दिखाई देती हैं जिन्हें लौटा रही होती हैं, जिन्हें परावर्तित कर देती हैं। वे हमेशा अपनी अस्वीकृति के रंग ही दिखाती हैं। औरों की क्या कहूं, मेरी बाईं आंख ही देखती है कुछ और, दाईं कुछ और देखती है। बायां पांव जाता है कहीं और, दायां कहीं और जाता है। पास आओ दोस्तों, अलग करें सन्नाटे को सन्नाटे से, अंधेरे को अंधेरे से। पास आओ दोस्तों, अलग करें सन्नाटे को सन्नाटे से, अंधेरे को अंधेरे से, नरेश को नरेश से। आज हम सभी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अब अंधेरे से भी गहरा अंधेरा तो उजाला है।
उजाले में जो चकाचौंध है, जब आप कभी ड्राइव करते हुए रात में निकलते होंगे तो आपको कभी कभी लगता होगा कि सामने से जो आती हुई गाड़ी है उसकी रोशनी इतनी 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 तेज रोशनी वो आपकी तरफ आ रही है कि आपको बिल्कुल दिखाई ही नहीं पड़ रहा है सामने सामने क्या है। मैं तो एक बार इसी तरह डिवाइडर पर चढ़ गया था, डिवाइडर पर मेरा स्कूटर चढ़ गया था, सामने से एक ट्रक आ रहा था और उसकी रोशनी इतनी तेज मेरे ऊपर पड़ी कि मेरी आंख से कुछ दिखाई नहीं। सुभाष जी, आपका माइक ऑफ हो गया है, उसको अनम्यूट कर लें। जी, हाँ हाँ, अब ठीक। तो काफी देर से कि अभी हुआ है? अभी कुछ देर पहले। अच्छा अच्छा, कुछ सेकंड। मैं रोशनी और अंधेरे की बात कर रहा था, इस बिना पर, इस आधार पर कि या इस बात में कि नरेश जी रात में जागते हैं और दिन में देर तक सोते हैं। तो रात के बारे में उनकी 2 कविताएं भी मैंने सुनाई और एक कविता में वो कहते हैं कि अपराध के सारे दफ्तर सवेरे खुल जाते हैं। फिर राजनीति पर हमने बात की, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब अंधेरे में नहीं बल्कि रोशनी में ही अंधेरा है, रोशनी में इतना अंधेरा है कि हम उसमें देख नहीं पाते। आप बड़ी बड़ी दुकानों में चले जाइए, आप बड़े बड़े मॉल्स में चले जाइए, आप बाजार जिस तरह फैला हुआ है, जिस चमक दमक के साथ उस बाजार को समझना, उसके अंधेरे को समझना, यही तो आज की सबसे बड़ी जरूरत है और यही कवि करने की कोशिश करता है। इस कविता में भी नरेश जी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अंधेरे को अंधेरे से अलग करना है। एक अंधेरे को वे कहते हैं कि अंधेरा तो आतताई से बचाता है। आतताई अगर आपके पीछे पड़ा हो तो आप अंधेरे में छिप सकते हैं, आप बच सकते हैं। एक अंधेरा है जो आपको रोशनी का अंधेरा है, जो आपको गुमराह करता है, जो आपको गलत रास्ते पर ले जाता है, जो कहीं ना कहीं भटका देता है आपको। तो इस अंधेरे को अंधेरे से अलग करो, नरेश को नरेश से अलग करो, सुभाष को सुभाष से अलग करो। हम चाहे जितने आदर्श हमारे जीवन में हों, चाहे जैसी भी बातें करते हों, होना तो ये चाहिए कि हम जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह लिखते हैं, उसी तरह का व्यक्ति भी हो हमारे अंदर। लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बातें तो ऐसी करते हैं जिसका कोई सानी नहीं, लिखते भी इसी तरह से हैं, चमकता हुआ लिखते हैं, लेकिन हमारे भीतर एक हमारा ही अंधेरा व्यक्तित्व रहता है, भीतर रहता है। उस सुभाष को जो भीतर अंधकार की तरह है, उस सुभाष से अलग करना है जो उजाले की तरह है। नरेश को नरेश से अलग करो, अंधेरे को अंधेरे से अलग करो। तो अंधेरे की जो समझ नरेश जी की है वो बिल्कुल अलग तरह की है। एक बहुत बड़ी बात जिस पर मैं बात करना चाहता हूं और इस पर मैंने एक लेख भी अभी लिखा है। आजकल ने अभी एक विशेषांक निकाला है नरेश जी पर, कई महत्वपूर्ण लोगों के उसमें लेख हैं, बहुत अच्छे लेख हैं। विजय कुमार जी का लेख है, विष्णु नागर जी का लेख है और एक बहुत लंबा इंटरव्यू भी है नरेश जी का। नरेश जी के बहुत सारे इंटरव्यूज जगह जगह पत्रिकाओं में छपे हैं। एक और नया इंटरव्यू इस आजकल के पिछला अंक जो आया उसमें छपा हुआ है। तो उसमें मैंने एक लेख लिखा है। मैं देखता रहा हूँ, आप सभी देखते रहे होंगे कि उनकी कविताओं को लेकर और उनके विज्ञान से रिश्ते को लेकर तमाम तरह की बातें की जाती रही। कोई कहता रहा है कि भाई ये एक बड़े प्रखर वैज्ञानिक कवि हैं, कोई कहता है कि नहीं इनकी कविताओं में विज्ञान है, विज्ञान की शब्दावलियां हैं, विज्ञान की अवधारणाओं पर कविताएं करते हैं। सब अपने अपने ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। नरेश जी से अभी कुछ दिनों पहले मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि नहीं, इस पर मैं और विस्तार से लिखने वाला हूं, क्योंकि मैं जिस तरह चीजों को देखता हूं, समझता हूं, विज्ञान से जो रिश्ता मेरा है शायद उस तरह सब लोग नहीं समझते हैं।
तो मैं चाहूँगा कि उस पर मैं लिखूँ आने वाले दिनों में। उन्होंने मेरे लेख को पढ़ने के बाद ये बात मुझसे कही। उस लेख में नरेश जी की कविता और विज्ञान, इस पर विस्तार से बातचीत की गई है। इस नरेश जी के विज्ञान के रिश्ते को समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। नरेश जी, आप सभी जानते हैं कि वे इंजीनियरिंग पढ़ी है उन्होंने, वे एक इंजीनियर रहे हैं। और पढ़ाई करने जब वो जबलपुर गए थे तो उनकी मुलाकात वहाँ हरिशंकर परसाई जी से हुई। लिखना पढ़ना थोड़ा शुरू कर दिया था। परसाई जी को भी मालूम था कि ये लड़का लिखता पढ़ता है, तो परसाई जी के यहाँ बड़े बड़े कवियों का आना जाना था, लोग आते थे। वहाँ मुक्तिबोध भी मुक्तिबोध आते थे और कई बार उनका काव्य पाठ भी होता था। बहुत गंभीर और बहुत तनावपूर्ण परिस्थिति में उनका काव्य पाठ होता था। यानी कि जब मुक्तिबोध कविताएं पढ़ते थे तो नरेश जी कहते हैं कि माहौल में एक अजीब तरह का तनाव पैदा हो जाता था। इस तरह काव्य पाठ करते थे। तो वहाँ नरेश जी की भी मुलाकात मुक्तिबोध से हुई। संभवतः 1958 की बात है, 58 के आसपास की बात है। वो पढ़ने गए थे और वहाँ मुक्तिबोध से भी मुलाकात हुई, कई मुलाकातें हुई। मुक्तिबोध का काव्य पाठ भी सुनने की चर्चा करते हैं नरेश जी। बताते हैं कि मैं नहीं उस समय जानता था कि कोई अंधेरे में इनकी इतनी लंबी और गंभीर कविता है, और शायद वही कविता वो पढ़ रहे थे जिसमें नरेश जी को बैठना पड़ा था। नरेश जी कहते हैं, बताते हैं बातचीत में कि वो बिल्कुल मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी, लेकिन जिस तरह मुक्तिबोध उस कविता का पाठ कर रहे थे, पोथा माने बहुत सारे पन्ने, पोथी जैसी रखी हुई थी, बगल में बहुत सारे पन्ने रखे हुए थे और एक एक पन्ने उठाते जा रहे थे और गुर गंभीर ताल देते हुए, यानी कि संगीत उनकी कविता में भी कभी कभी नरेश जी ताल दे के मुक्तिबोध की कविताएं पढ़ते हैं और बताते हैं कि देखो इनकी कविताओं में भी संगीत है। यानी कि मुक्तिबोध को भी सारी कलाओं की बहुत गंभीर जानकारी थी और उनकी कविताओं में भी संगीत और छंद जगह जगह दिखाई पड़ता है। तो वो नरेश जी कहते हैं कि बहुत गंभीर काव्य पाठ चल रहा था और मैं सोच रहा था भीतर भीतर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे भीतर भी वो तनाव का अंधड़ जो बाहर चल रहा था वो मेरे भीतर भी चल रहा था। मैं सोच रहा था कि निकल भागूं, लेकिन कैसे निकल भागूं? परसाई जी ने बैठा दिया था वहां, कैसे निकल भागूं? तो आखिर तक इन्होंने वो पूरी कविता सुनी। नरेश जी कहते हैं कि भले उस समय मुझे वो कविता समझ में नहीं आई हो, लेकिन वो मेरे अंतस चेतना में उतर गई थी, वो कहीं ना कहीं मेरे भीतर आ गई थी, प्रवेश कर गई थी। और इसका उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि अंधेरे में मुक्तिबोध की जब प्रकाशित हुई, शायद 62-64 के बीच या 64 में मुक्तिबोध की अंधेरे में प्रकाशित हुई, उससे पहले ही कल्पना में नरेश जी की एक कविता प्रकाशित हुई। उसमें अंधेरे में एक कविता की कई छायाएं उस कविता में पहले ही आ गई थी। यानी कि जिस गंभीर पाठ को उन्होंने सुना था मुक्तिबोध के मुंह से, वो कहीं न कहीं उनके चेतन में उतर गया था, उनके पूरे व्यक्तित्व को झकझोर गया था, उसमें कहीं घुल मिल गया था। तो नरेश जी कहते हैं कि ऐसे ही चूंकि उनको जानकारी हो गई थी कि मैं थोड़ी कविताएं लिखता हूँ, तो कभी कुछ साथ जाने का अवसर हुआ कहीं, तो मुक्तिबोध ने पूछा नरेश जी से कि क्या ये जो तुम जिस पेशे में हो वह भी तुम्हारी कविताओं से कोई संबंध रखता है? यानी कि इंजीनियरिंग में थे, तो क्या इंजीनियरिंग का भी तुम्हारी कविताओं से कोई संबंध है क्या? वो तुम्हारी कविताओं की प्रेरणा या कविताओं का विषय कभी बनती है?
नरेश जी बहुत भौचक्के हो गए थे। उस समय युवा थे नरेश जी, बिल्कुल युवा थे और वो भौचक्के हो गए थे। हैं? और उन्होंने इस पर सोचना शुरू किया और नरेश जी कहते हैं कि एक रूपांतरण की प्रक्रिया, मुक्तिबोध से मिलने के बाद मेरे व्यक्तित्वांतरण की प्रक्रिया, एक संपूर्ण रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई और मैंने धीरे धीरे मुक्तिबोध को भी समझने की कोशिश की और ये पाया कि अपने समय में मुक्तिबोध विज्ञान, जो उच्चतर विज्ञान था, उससे भी, उसकी भी जानकारी रखते थे। यानी कि वो जानते थे कि परमाणु की गति, कैसे परमाणु चलता है, उसकी गति क्या है, परमाणु गतिकी के बारे में उनको पता था, क्वांटम फिजिक्स के बारे में उनको पता था, नेब्यूला के बारे में उनको पता था। मुक्तिबोध को ये सारी चीजें उनको पता थी और उनकी कविताओं में जगह जगह ये सारी चीजें आई हैं, एक एक रूपांतरण के साथ आई हैं। ये एक भारतीय अपने अपने मन के रूपांतरण के साथ, सामान्य मन के रूपांतरण के साथ कि दूसरा भी समझ सके। एक एक चौराहे पर खड़ा होता हूं और 1000 रास्ते फूटते हैं, सब पर एक साथ गुजर जाना चाहता हूं, निकल जाना चाहता हूं। यानी कि केवल परमाणु की गति ऐसी अबाध गति होती है जो एक साथ हजारों रास्तों पर आगे बढ़ता है और उसे रोका नहीं जा सकता। ये विज्ञान के सिद्धांत मुक्तिबोध की कविताओं में बहुत आसान तरीके से आते हैं। नरेश जी पर इसका प्रभाव बिल्कुल पड़ा है और उन्होंने अपने आसपास जिस परिवेश में, इंजीनियरिंग जो उनका पेशा था, जिस परिवेश में वो काम कर रहे थे, उस परिवेश को उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, उन्होंने देखना शुरू किया। मिट्टी थी उनके पास पुल, उनके आसपास पुल था, उनके आसपास पानी था, उनके आसपास सीमेंट था, उनके आसपास कंक्रीट था, तमाम चीजें उनके आसपास, दीवारें थी, दीवारों में दरार बन रही है, सीमेंट में पानी मिल रहा है, उसमें बालू जा रहा है। तो इन सारी चीजों को जब उन्होंने माइन्यूटली देखना शुरू किया तो उन्हें लगा कि ये तो जीवन के, ये निर्जीव चीजों में भी जीवन के लक्षण है, जीवन को निर्देशित करने वाले लक्षण है। आखिर वो भी तो प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं। पानी है तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, सीमेंट है, कंक्रीट है, जो भी बनी हुई चीजें हैं प्राकृतिक चीजों से ही बनी हुई हैं। तो कहीं न कहीं उनमें भी जीवन को निर्दिष्ट करने वाले तत्व हैं, उनको जीवन को समझने वाले तत्व हैं। तो नरेश जी ने अपने आसपास की चीजों पर कविताएं लिखी और शुरू तो जहां से भी किया हो, वो कहते हैं कि नहीं, मेरी कविताएं इतनी आसान इसलिए हो जाती हैं, इतनी समझ में आने वाली इसलिए हो जाती हैं कि मैं बहुत टेढ़ी मेढ़ी बातों से अपनी बात शुरू नहीं करता। मैं किसी फैक्ट से अपनी बात शुरू करता हूँ, फैक्ट से, माने कि जैसे भौतिक फैक्ट, कोई तथ्य कोई हो सकता है, उससे अपनी बात शुरू करता हूँ और बाद में उसको जीवन की तरफ मोड़ देता हूँ। वह तथ्य विज्ञान का हो सकता है, जैसे गति के नियम, गिरना कविता में, उनकी गिरना कविता में गति का नियम आता है और वो कविता को आगे बढ़ाता है। तो तथ्यों से शुरू करके जीवन से जोड़ देने की कला उनको आती है। तो क्या वे विज्ञान के कवि हैं? कई लोग केवल इसीलिए कि वे विज्ञान की शब्दावली का या विज्ञान के शब्दों को अपनी कविता में ले आते हैं या वैज्ञानिक चीज़ों पर अपनी कविताओं को आगे बढ़ाते हैं उनके जरिए, तो उनको क्या विज्ञान का कवि कह दिया जाए? तो इस पर बात होते हुए एक बार नरेश जी ने मुझसे कहा, मैं कुछ टुकड़े इसके, मैं चाहता हूं कि मैं जो मेरा लेख है उसमें से 1-2 टुकड़े पढ़ के सुनाऊं आपको, तो उससे और स्पष्ट हो सकेगा मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूं। अभी मुक्तिबोध की मैं बात कर रहा था। इस लेख में, लेख के 1-2 पैरे मैं पढ़ता हूं ताकि बात समझी जा सके।
हाँ, वे दोटू कहते हैं कि पिछली शताब्दी में अगर कोई कवि ऐसा है जिसकी कविताओं में विज्ञान है तो वे मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध विज्ञान के विद्यार्थी नहीं रहे, लेकिन वे अपने समय के विज्ञान से, दुनिया भर में होने वाली वैज्ञानिक हलचलों से न सिर्फ वाकिफ थे, बल्कि उनको अपने लेखों, अपनी कविताओं में दर्ज कर रहे थे। नरेश सक्सेना बताते हैं कि मुक्तिबोध की कृष्ण विवर कविता विज्ञान में ब्लैक होल्स की अवधारणा स्पष्ट रूप से घोषित होने के पहले ही लिखी जा चुकी थी। मुक्तिबोध न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से लैस थे, बल्कि विज्ञान की उच्चतर संकल्पनाओं से भी परिचित थे। वे परमाणु गतिकी, रेखागणित, भौतिकी, क्वांटम भौतिकी के अद्यतन सिद्धांतों से न केवल परिचित थे, बल्कि हिंदी कविता में उनका उपयोग कर रहे थे। नरेश जी ने इस विषय पर काफी काम किया है। वे कहते हैं कि मुक्तिबोध को पता था कि परमाणु कण सैकड़ों रास्तों पर एक साथ और अबाध चल सकते हैं, और इस भौतिक तथ्य का उन्होंने अपनी कविता में अत्यंत सुंदर प्रयोग किया है। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए एक पैर रखता हूं कि 100 राहें फूटती हैं, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूं। मुक्तिबोध जीवन की विज्ञानमयता की गहरी चीड़-फाड़ करते हैं। कोई फिर कहता, उन्हीं की कविता का एक हिस्सा है मुक्तिबोध की, कोई फिर कहता कि देख लो देह में तुम्हारे परमाणु केंद्रों के आसपास अपने गोल पथ पर घूमते हैं अंगारे, घूमते हैं इलेक्ट्रॉन निज रश्मि पथ पर, इलेक्ट्रॉन रश्मियों में बंधे हुए अणुओं का पूंजीभूत एक महाभूत मैं, ऋण एक राशि का वर्गमूल, साक्षात ऋण धन तड़ित की चिंगारियों का आत्मजात, प्रकाश हूं निज शूल। यह तो सबको पता है कि कविता में विज्ञान और फंतासी का इस्तेमाल करते हैं मुक्तिबोध, लेकिन वे विज्ञान और गणित को इतनी गहराई से समझते हैं और उसकी भाषा को जीवन की भाषा की तरह बरत सकते हैं, यह जानना किसी को भी विस्मित करने वाला हो सकता है। अपनी एक कविता में वे नेब्यूला पर छाया के गिरने की कल्पना करते हैं। मुक्तिबोध, मैं उल्का फूल फेंकता मधुर चंद्र मुख पर, मेरी छाया गिरती है दूर नेब्यूला में। नरेश सक्सेना ने इस लिहाज से मुक्तिबोध की कविता के, अरे देख लो सॉरी कोई घंटी बजा रहा था। नरेश सक्सेना ने इस लिहाज से मुक्तिबोध की कविता के विश्लेषण की बहुत महत्वपूर्ण कोशिश की है कि मुक्तिबोध ने उच्च स्तरीय विज्ञान को भी अपनी कविता में इतनी सरलता और साफगोई से प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि विज्ञान के भौतिक तर्क भी जीवन के तर्क बनकर सामने आते हैं। लेकिन जब हम नरेश जी की कविता में विज्ञान की बात करते हैं तो नरेश जी स्वयं कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत गंभीर विज्ञान अपनी कविता में ले आ रहा हूँ या विज्ञान की कोई उच्चतर संकल्पनाएं ले आ रहा हूँ। मैं तो विज्ञान के उन मामूली नियमों को, उन मामूली सिद्धांतों को अपनी कविता में ले आता हूँ या उनके आधार पर मैं अपनी कविता को आगे बढ़ाता हूँ, जो आम आदमी भी जानता है। यानी आप भी जानते हैं कि सूरज चमकता है, उसकी रोशनी में चमक कहाँ से आई? सूरज की चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, रात में तारे निकलते हैं, चांद निकलते हैं, पृथ्वी का आधा हिस्सा सूरज की तरफ रहता है, आधा हिस्सा सूरज की दूसरी तरफ रहता है जहां अंधेरा होता है। ये बहुत सामान्य सी बातें हैं जो नरेश जी अपनी कविताओं में ले आते हैं और उनसे जीवन के गूढ़ निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। मंगलेश जी कहते हैं एक जगह कि मंगलेश डबराल जी कहते हैं कि नरेश सक्सेना कविता में जिस विज्ञान का उपयोग करते हैं वह प्रायः प्राथमिक स्कूली पाठ्यक्रम के स्तर का है। विज्ञान के छात्र रह चुके नरेश उच्च विज्ञान की ओर इसलिए नहीं जाते क्योंकि वे जिस सहज सामान्य जीवन को दिखलाना चाहते हैं वह विज्ञान के सामान्य नियमों से ही चलता है। ऐसे में यह कहना कि उनकी कविताओं में कोई विज्ञान आता है या वे विज्ञान कवि हैं, संगत या अर्थपूर्ण नहीं है।
राजेश जी की भी एक जगह अपनी बात रखते हुए राजेश जी ने भी कहा है कि नरेश सक्सेना की कविता को जिरह करती कविता बताते हैं राजेश जी, और कहते हैं कि वह हमारे आसपास के जीवन की अति परिचित चीजों और जीवन दृश्यों में छिपे हुए तर्क को इस प्रकार प्रकट करती है कि हम विस्मित हो जाते हैं। विज्ञान का तर्क जब काव्य तर्क में रूपांतरित होता है तो वह अपने अर्थ और अभिप्रायों का विस्तार कर लेता है। नरेश जी से खुद अगर कहलवाऊं कि नरेश जी क्या कहते हैं इस बारे में, तो वे बार बार कहते हैं कि भाई विज्ञान से कोई कविता नहीं बनती, किसी भी अर्थशास्त्र से कोई कविता नहीं बनती, भूगोल से कोई कविता नहीं बनती। कविता बनती है कविता होने से। अगर बहुत सारा विज्ञान आपने ठूस ही दिया है किसी कविता में, बहुत सारा वैज्ञानिक सिद्धांत डाल ही दिया है चमत्कार पैदा करने के लिए, तो केवल उससे कोई कविता नहीं बनती है। कविता के क्या आवश्यक तत्व हैं? नरेश जी बार बार जब भी जहाँ भी होते हैं वे विज्ञान पर तो बात करते ही हैं। विज्ञान उनके लिए मुझे लगता है कि केवल तर्क है जीवन का। तर्क, जीवन में जो तर्क इस्तेमाल होता है, जिस तर्क से हम जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस तर्क को कभी कोई भी कवि, बड़ा कवि चाहता है कि वह सारे जीवन को संचालित करे, जिस तर्क के अभाव में हम अंधास्थाओं के शिकार हो जाते हैं, जिस तर्क के अभाव में हम ऐसी ऐसी शक्ति सत्ताओं को समर्थन करते हैं जो तार्किक ढंग से काम नहीं करती, जो तर्क के आधार पर आगे नहीं बढ़ती हैं, जो तर्क को ही काटने की कोशिश करती हैं, जो कहती हैं कि नहीं आस्था ही जीवन का मंत्र है, तर्क से कुछ नहीं होने वाला। तो नरेश जी तर्क की मान्यता में विश्वास रखते हैं। वे किसी भी चीज को, वे स्वीकार को भी तर्क के साथ ग्रहण करते हैं और अस्वीकार को भी तर्क के साथ ग्रहण करते हैं। तर्क ही उनके जीवन का मंत्र है। आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं, 83 वर्ष का एक इतना बड़ा कवि। मैं इस लखनऊ में कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ बड़े लोगों के जब भाषण होते हैं, बड़े व्याख्यान होते हैं, तो नरेश जी पीछे या बीच में कहीं अपना पैड लिए हुए, पेन लिए हुए बैठते हैं। वे अपने झोले में और जो सामान ले आते हैं उसके साथ एक पैड और एक कलम भी लेकर आते हैं और बैठकर चुपचाप कुछ नोट करते रहते हैं। क्या नोट करते रहते हैं? मैंने कई बार पूछा कि आप क्या नोट करते हैं? इन भाषणों में क्या मिलता है आपको? क्या ऐसा है जो आपके पास नहीं? जिन्होंने नरेश जी को सुना होगा वे बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि नरेश जी किस तरह जीवन को नियंत्रित करने वाले या जीवन में उल्लास भरने वाले बहुत सारे अनुशासनों से परिचित हैं। परिचित ही नहीं बल्कि उसे गहराई से समझते हैं, उसे गहराई से जानते हैं। उसमें उनकी गति है, संगीत में उनकी गति है। पूरा व्यक्तित्व ही उनका संगीतमय है। सिनेमा में उनकी गति है। सिनेमा, एक फिल्म भी उन्होंने बनाई थी, छोटी सी फिल्म, आप सभी लोग जानते होंगे। मुझे लगता है कि जो भी सुन रहे हैं मुझे, उसमें से अधिकांश या सभी लोग नरेश जी से कहीं ना कहीं अच्छी तरह परिचित होंगे और वे सभी जानते हैं कि उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार एक छोटी सी फिल्म के लिए मिला हुआ था। तो कलाओं के जितने अनुशासन हैं, वे कहते भी हैं कि कवि को कलाओं के अनुशासनों के बारे में जानना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। हम लोग तो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, अभी कविता का क ख ग सीख रहे हैं। नरेश जी से ही बहुत सारी चीज़ें, मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो कविता का भी क ख ग सीख रहा हूँ, बल्कि बिल्कुल नया कवि हूँ। इस उम्र में भी मैं 15 वर्ष की उम्र का कवि हूँ।
बहुत देर से मैंने काम शुरू किया है और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी नरेश जी की कविताओं पर, उनके व्यक्तित्व पर बोलने की जिम्मेदारी जो अर्पण जी ने मुझे दी, यह मुझे लगता है कि मेरे लिए एक बहुत बड़े साहस का काम था उनके बारे में कुछ भी बोलना। और यह साहस मैं कर गया, यह साहस मैं कर गया, इस पर मैं विस्मित भी हूँ। मैं जितना कुछ बोल गया या जितनी बातें कह गया, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत अपने जो संपर्क उनके रहे हैं, जो उनके साथ बैठना रहा है, उस बैठने के कारण ही यह सब संभव हो पाया है। और एक बार मैं फिर नरेश जी को शतवर्ष जीने की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि आने वाले दिनों में वे हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। और अर्पण भाई को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, इनकी पूरी टीम को और इस मंच को, जनसुलभ पुस्तकालय के मंच को भी मैं उसके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझे अवसर दिया कुछ कहने का नरेश जी के बारे में। अगर मैंने बहुत साहस में कुछ गलतियां की हो तो आप लोग उसे सुधार कर समझ लेंगे। धन्यवाद जी, शुक्रिया सुभाष राय जी इस वक्तव्य के लिए और नरेश सक्सेना जी पर केंद्रित इस एकाग्र में आपने जिस मन के साथ और जिस आत्मीयता के साथ अपनी बात रखी वह निश्चय ही तमाम मित्रों तक पहुंची है। आपका हार्दिक आभार। और मित्रों, अभी सुभाष राय जी ने नरेश सक्सेना जी के कवि कर्म पर और उनकी कविताओं के मार्फत विस्तार से बातचीत की और कई बिंदुओं पर यहाँ चर्चा की। अभी जिस फिल्म की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, तो वह शॉर्ट फिल्म संबंध नाम से नरेश सक्सेना जी ने बनाई थी, जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। उस समारोह में विशेष उल्लेख, स्पेशल मेंशन कैटेगरी में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया और संभवतः यह जो है राष्ट्रीय 38वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत यह उपलब्धि है और हमारे कवि लेखक के लिए और एक फिल्मकार के लिए बड़ी बात है कि इस तरह से उनकी किसी फिल्म को एक जगह मिले। नरेश सक्सेना जी दोस्तों कई नाटक भी लिखते हैं, कुछ एक फिल्मों में, 2 फिल्मों में पटकथाएं लिखी हैं और कुछ धारावाहिकों का भी निर्माण किया है। अभी नरेश सक्सेना जी के कवि पक्ष पर चर्चा हो रही थी, सुभाष राय जी कर रहे थे। राजेश जोशी जी की, हमारे वरिष्ठ कवि राजेश जोशी जी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है एक कवि की नोटबुक। इसमें एक जगह वे कुछ कवियों को लेकर अपनी बात रखते हैं, उसमें नरेश सक्सेना जी का भी कवि पक्ष आता है। मैं उसे यहाँ पर उद्धृत कर रहा हूँ। एक कवि की नोटबुक, राजेश जोशी, वे लिखते हैं, विष्णु खरे की कविता के आख्यान में इलियट का सहारा लूं तो कहा जा सकता है कि सेंस ऑफ फैक्ट पर बहुत ज्यादा जोर। 1 मिनट समय दें जी। विष्णु खरे की कविता के आख्यान में इलियट का सहारा लूं तो कहा जा सकता है कि सेंस ऑफ फैक्ट पर बहुत ज्यादा जोर है। नरेश सक्सेना में भी इस सेंस ऑफ फैक्ट पर बहुत जोर है। नरेश सक्सेना के यहाँ तथ्य लेकिन साइंटिफिक हैं, विज्ञान का तर्क और तथ्य। लेकिन नरेश सक्सेना अपने तीव्र आवेग की लय को दबाते नहीं। साइंटिफिक फैक्ट ही उनकी लय को जितना संयत करे वह उतनी ही संयत होती है। उनमें अलग से किसी तरह का प्रयास नहीं है।
इस तथ्य बोध की प्राप्ति के लिए बकौल इलियट अपने व्यक्तित्व और इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। विष्णु खरे के यहाँ इस दमन को थोड़ा बहुत महसूस किया जा सकता है, लेकिन नरेश सक्सेना इस अर्थ में ज्यादा मुक्त है। विष्णु खरे की कविता के आख्यान में एक किस्म का पिक्टोरियल इमोशन दिखाई देता है। इसी तरह से वे और कई कवियों की कविताओं बात करते हैं, और हमने देखा कि विज्ञान और कविता का जो एक कई बार हम एक सरलीकृत ढांचा बना देते हैं, वह इतना आसान नहीं है। उससे बाहर जाकर विज्ञान के सहारे कविता को, जीवन को और आंतरिकता को जिस तरह से नरेश सक्सेना चित्रित करते हैं, उसे आसान बना देते हैं, उन तथ्यों को लाकर भी उससे मुक्त हो जाते हैं, वह उल्लेखनीय है। तो मित्रों, इस अवसर पर हमने सुभाष राय जी के सौजन्य से प्राप्त कुछ चित्रों के आधार पर एक वीडियो फाइल भी बनाई है। तो आइए उस वीडियो फाइल से भी गुजरते हैं और उस समय को भी जीने की कोशिश करते हैं जिनमें हमारे ये कवि नरेश सक्सेना जी और उनका एक बड़ा साहित्यिक और पारिवारिक कुनबा चल रहा है। इनमें सुभाष राय जी से अनुरोध करूंगा कि इन चित्रों पर वे कुछ अपनी टिप्पणी भी दें। यह पुस्तक लोकार्पण के अवसर पर सुभाष राय जी। 2018 में मेरी पुस्तक सलीब पर सच का लोकार्पण हो रहा है, जिसमें राजेश जी हैं, नरेश जी हैं, देवेंद्र जी हैं, डॉक्टर सीपी राय हैं, राजकुमार जी हैं, हमारे अखिलेश भाई हैं, और मैं हूँ, किरण है, अनिल त्रिपाठी हैं, नलिन हैं, ये सारे मित्र हैं। इसमें कुछ बाहर से जो यूनिवर्सिटी में कोर्स करने के लिए लोग आते हैं, वो बच्चे हैं जो नरेश जी के घर आए हुए हैं, तो मैं भी उनके साथ हूँ। इसमें अमौर्या जी हैं और अनिल विश्रांत हैं और मेरे मित्र हैं, कुछ इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। जी, कुछ एक चित्र और है मित्रों, उनसे देखते हुए फिर हम लोग इस बातचीत को समाप्त करेंगे और रात्रि 8 बजे इस एकाद की दूसरी कड़ी में भी हमारे एक वक्ता होंगे, तो उन्हें भी सुनेंगे। रमेश अनुपम जी रहेंगे दूसरी कड़ी में। जी, इनके बारे में बतलाएं। हाँ, सब लोग पहचानते हैं। इसमें मुझे छोड़कर तीनों ही बड़े कवि हैं। नरेश जी हैं, राजेश जोशी भाई साहब हैं और कात्यायनी दी हैं। इन सबको सब लोग पहचानते हैं। उसी अवसर का चित्र है संभवतः। जी 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 जी, बिल्कुल। तो जानबूझकर मित्रों हमने इन चित्रों को कुछ देर के लिए स्क्रीन पर उसकी अवधि को बढ़ाया है कि इस बहाने हम लोग उस समय को भी जी सकें, साहित्य को लेकर जिस तरह के समर्पण के साथ हम लोग ये अपने नरेश जी की गुफा है, जो अब इस तरह नहीं है। थोड़ा उनके घर का भूगोल थोड़ा बदल दिया गया है। ये गुफा है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, जो आधे बिस्तरे तक किताबें हैं और आधे में नरेश जी लेटते रहे हैं और बैठते रहे हैं, बतियाते रहे हैं। ये रविंद्र जी के घर पर हम सब लोग हैं। सूर्य मोहन कुशरेश जी हैं, नरेश जी हैं, रविंद्र वर्मा जी हैं, शीला रोहेकर जी हैं। शायद रविंद्र वर्मा जी के जन्मदिन पर हम लोग उनके घर पर थे शायद। जी, तो एक आध चित्र और होंगे, उनको हाँ जी। देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी, और इस बीच तमाम मित्रगण जुड़े रहे, उनकी प्रतिक्रियाएं हमें मिलती रही, और उन प्रतिक्रियाओं के बीच जी ये मेरा बेटा है प्रतीक और मेरी बहू है तान्या। तो शादी में नरेश जी नहीं आ पाए थे, तो घर आए थे आशीर्वाद देने के लिए बच्चों को। तो दोनों हैं। जी जी जी। हैं? तो
जैसे कि हमने चर्चा की मित्रों कि नरेश सक्सेना जी के कामों के विभिन्न पहलुओं को यहाँ लाने की एक छोटी सी कोशिश है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। थिएटर, फिल्म, ये वही मेरी किताब पर 2018 में उसके विमोचन के अवसर पर अध्यक्ष के रूप में अपनी बात रख रहे हैं नरेश जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी कि आपने इन धन्यवाद चित्रों धन्यवाद भाई, हमसे साझा किया और धन्यवाद आज यहाँ पर ये चित्र समक्ष आपके माध्यम से आ सके। सभी मित्रों को बहुत बहुत आभार, सबको नमस्कार, प्रणाम, जो एक भी बार मैं उपस्थित। उन नाम ले लूं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं। उदय भानु पांडे जी, रेखा चमोली जी, आलोक टंडन जी, नलिन रंजन सिंह, बाल कीर्ति, शिवदयाल जी, पूनम सिंह, विजया सती, अंशुमति, विनीता परमार, सुधीर महाजन, सिनीवाली शर्मा, श्याम नारायण श्रीवास्तव, नवीन कांगू, अशोक श्रीवास्तव, चंद्रभानु प्रसाद सिंह, सुबोध दुबे, जितेश्वरी साहू, रंजना अरगड़े जी, नरेश तिहाग बोहल जी, डॉक्टर मान सिंह दहिया आनंद, अशोक कुमार, तृप्ति, भानु प्रकाश रघुवंशी, कैलाश कुमार मिश्रा, जगधारी जगद, सौम्या सुमन, अजीत सिंह, रश्मि पाठक, नीलू पाटिल, रश्मि सिंह, सत्य आनंद, संकीर्तायन, संजीव बख्शी जी, मीता दास, वंदना वाजपेयी जी, शिखर त्रिपाठी, मंगला रानी, कौशल किशोर जी और भी कुछ एक मित्र हो सकते हैं, कुछ एक मित्रों के नाम रह जाएं तो आप माफ करें। रेखा चमोली जी, कंचनजंघा पत्रिका, जया सती और तमाम मित्रगण जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब मित्रों, रात्रि 8 बजे पुनः मिलते हैं इस एकाग्र की दूसरी कड़ी में। धन्यवाद।